आपका द लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1967 को डिस्कस करेंगे। आज के सेशन में आप सब लोगों को इंट्रोडक्शन होगा कि आपने जो लॉ है उसको एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे तैयार करना है, जिसका ऑब्वियसली आपका टेस्ट होने वाला है। साथ साथ लिखते जाइएगा एंड कोशिश करें कि साफ लिखें। जिसने बहुत अच्छा लिखा होगा, I will be having a special appreciation for him or her. ठीक है, चलें जी, let's start from the very basic. स्टार्ट करते हैं। मैं 1 मिनट के लिए जो है वो थोड़ा वीडियो ऑफ करता हूँ ताकि हमारी स्क्रीन जो है वो हमें पूरी मुयस्सर आ सके। So we are discussing now what Land Revenue Act. Land Revenue Act 1967. सबसे पहले देखते हैं कि एक्ट क्या होता है। एक्ट जो है वो एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन होता है। अब लेजिस्लेशन कैसे होती है, लेजिस्लेशन क्या होती है, कानून साजी आप उसको उर्दू में बोलेंगे। ये जो हमारे 2 हाउसेस हैं, सेनेट और नेशनल असेंबली, जब ये किसी कानून को पास करते हैं तो उसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। जब उस किसी चीज के ऊपर कानून साजी की जाती है उसको लेजिस्लेशन बोलते हैं। जब ये दोनों हाउस उसको पास कर देते हैं, देन इट इज सेंट टू प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान फॉर अप्रूवल। राइट, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, ये प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान अप्रूवल। जब वो साइन कर देता है तो वो इनेक्ट हो जाता है, वो एक एक्ट बन जाता है, वो एक लॉ बन जाता है। अच्छा, अब लॉ जो है पाकिस्तान, आपको पता है कि लैंड का सुप्रीम लॉ कौन सा होता है? कॉन्स्टिट्यूशन। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कौन सा है सर? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान 1973। कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत बड़े पैमाने पर, ब्रॉड रेस्पेक्ट में मुख्तलिफ चीजों की बात होती है। उसमें तमाम चीजों को एड्रेस किया जाता है जी। जुडिशरी कैसी होगी, और जनाब आपके मुल्क के अंदर फेडरल टैक्सेशन कैसे होंगी, टैक्सेशन सिस्टम कैसा होगा, आपका सियासी निज़ाम कैसा होगा, सारी चीज बात की जाती है। लेकिन उसके अंदर डिटेल्स जो हैं वो नहीं बताई जाती। इन डिटेल्स को थोड़ा और एलेबोरेट करने के लिए, जहां पर स्टेट आपकी हुकूमतों को स्पेस देती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इन चीजों को एड्रेस करने के लिए अपने ताई खुद और भी एक्ट बना के, कानून बना के इसको चला सकते हैं, तो वहां पे हम एक्ट, जो आम लेजिस्लेशन होती है, उसको बनाते हैं ताकि हम अपने उस हिस्से को, लाइक कि अगर कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लैंड रेवेन्यू का जिक्र है तो वहां पर जिक्र है कि जी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान या प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स इस तरह से जो है वो लेजिस्लेशन करके अपने मामला चला सकती है। अब एक्ट भी सब्सटेंसिव लॉ होता है, ठीक है। अब एक्ट भी सब्सटेंसिव लॉ का मतलब यह है कि एक्ट के अंदर भी डिटेल्स नहीं बताई जाती, ये बताया जाता है व्हाट, ये नहीं बताया जाता हाउ। हाउ बताने के लिए आप रूल्स बनाते हैं, ठीक है। ये सबसे जेनेरिक बात होती है, ये उससे ज्यादा जेनेरिक बात होती है, ये बहुत बारीकी में जाके बात की जाती है। मिसाल के तौर पे अगर कहता है कि जी स्टेट ऑफ पाकिस्तान लैंड के ऊपर टैक्स इकट्ठा करेगी, कितना टैक्स इकट्ठा करेगी, किन किन चीजों पर टैक्स इकट्ठा करेगी, उसको बनाने के लिए हमने जो है वो एक्ट को बनाया।
कॉन्स्टिट्यूशन ने बता दिया कि जी लैंड रेवेन्यू जो है वो इकट्ठा किया जाएगा, एक्ट ने आपको बताया कितना इकट्ठा किया जाएगा, इसकी क्या क्या डायमेंशंस होंगी, इसकी लीगल प्रोस्पेक्टिव्स क्या होंगे, कैसे इकट्ठा किया जाएगा, डोंट एंड डूज क्या होंगे, कौन ऑफिसर होगा, कैसे होगा, इस सब को ज्यादा बारीकी में डील करने के लिए जो है वो रूल्स बनाए जाते हैं। तो हमारा जो एक्ट है वो है 1967 का, और हमारे जो रूल्स हैं वो कौन से हैं, 1968 है। ठीक हो गई, पहली बात समझ आ गई। अब अगर ये पीस ऑफ लेजिस्लेशन है भाई, तो ये कब जाके ये लेजिस्लेट कब हुआ, तो जनाब इसकी जो इनेक्ट हुआ जब इसको, इट वाज 7 दिसंबर 1967। प्रेसिडेंट कौन होगा उस वक्त, सोचें जरा। प्रेसिडेंट मोहम्मद अयूब खान वॉज प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान, और इस वक्त उसका नाम जो था वो क्या था, लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। जिस पाकिस्तान में हम रह रहे हैं ये वेस्ट पाकिस्तान था, एक सूबा था, और ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था, क्योंकि हमने 1955 में जो है वो 1 यूनिट बना दिया था, जो 1970 तक कायम रहा था, 2 सूबे। फिर बाद में इसका नाम जो है वो अब जो है वो इस शॉर्ट टाइटल के तौर पर जो है हम इसके शॉर्ट टाइटल को कहते हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 19, जी, लैंड रेवेन्यू एक्ट ऑफ 1967। चलें जी, अब अगला सवाल जो आता होता है ना, बेसिक बेसिक सवाल जो आता होता है वो आता होता है यार, वो पूछता है एग्जामिनर आपसे कि भाई इसके टोटल सेक्शंस कितने हैं। इसके जो टोटल सेक्शंस हैं जी वो है 184। फिर अगला सवाल पूछेगा कि जी इसके चैप्टर्स कितने हैं, इट हैज 15 चैप्टर्स। ठीक है जी बात। अब यहां पर चलते हैं हम अगले पहलू पर। अगला पहलू यह है कि ये एक्सटेंड कहां तक होता है। कुछ एक्ट्स होते हैं जो सिर्फ एक सूबे तक एक्सटेंड होते हैं, कुछ एक्ट्स होते हैं जो पूरे पाकिस्तान तक एक्सटेंड होते हैं। तो ये कहता है कि जी इट विल एक्सटेंड टू द होल प्रोविंस ऑफ वेस्ट पाकिस्तान। अब वेस्ट पाकिस्तान की जगह ब्रैकेट्स में अब लिख दिया गया है पाकिस्तान। ठीक है, वेस्ट पाकिस्तान की जगह ब्रैकेट्स में लिख दिया गया है सिर्फ पाकिस्तान। क्यों, वो यू नो बेटर। तो एक्सेप्ट द ट्राइबल एरियाज, कुछ एरियाज को इसमें से एक्सक्लूड किया गया है, जिसको हम बोलेंगे जी अभी के लिए ट्राइबल एरियाज। चलें, ये पहली बात हो गई। अब तरह हम इसका प्रेम्बल पढ़ते हैं, इसका इब्तदाइया पढ़ते हैं। तो इब्तदाइये में ना उसने ये जब भी अब आपने रेगुलर क्लास में आना है तो इसका एक कॉपी जो है, इसकी एक फोटोकॉपी लें, नेट से डाउनलोड करके ग्रुप में भी शेयर कर दें, वो अपने साथ लेके आनी है। उसमें होता है कि चंद चीजें बंदा हाईलाइट करवा। इसमें जनाब सबसे पहले ये है कि जी इसका इसका जो प्रेम्बल है उसके अंदर इसका मकसद लिखा गया। वो कहता है कि वेयर एज इट इज एक्सपेंडियंट टू कंसोलिडेट एंड अमेंड द लॉज रिलेटेड। ठीक है, जहां तक भी हुकूमत चाहेगी कि लॉज बनाए, रिलेटेड किसके रिलेटेड, इस एक्ट का वो स्कोप बता रहा है, किसके रिलेटेड, मेकिंग एंड मेंटेनेंस, मेकिंग मेंटेनेंस, किस चीज की मेंटेनेंस, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, असेसमेंट, और पर्पस क्या है, असेसमेंट, फिर क्या है, कलेक्शन। असेसमेंट और कलेक्शन किसकी, लैंड रेवेन्यू की। ठीक है जी।
अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग, किसकी अपॉइंटमेंट? अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग किसकी? रेवेन्यू ऑफिसर्स, रेवेन्यू ऑफिसर्स एंड अदर मैटर्स, फिर जामे बता दिया गया, एंड अदर मैटर्स with the land revenue administration of the province of West Pakistan। ये इसका स्कोप है कि जी ये जो हम लॉ का पीस ऑफ पेपर है इसको बनाने का जो स्कोप है वो इन इन चीजों को डिफाइन करने के लिए, कोडिफाई करने के लिए हमने ये एक्ट बनाया है। हकूक मालकान, किस बंदे की कितनी जमीन है, कहाँ है, कैसे है, ये मेंटेन करने के लिए उस लैंड, उस जमीन पर अब हकूक मालकान के सबके ही जो है वो मेंटेन होते हैं, चाहे वो शहरी जमीन है, चाहे वो देहाती जमीन है, चाहे वो एग्रीकल्चर है, चाहे कमर्शियल है। ठीक है, इस नौयत से ये एक्ट हर जमीन पर लागू होगा। लेकिन जब आप बात करते हैं लैंड रेवेन्यू की, यानी कि लैंड की जो प्रोडक्ट होगी उसके ऊपर जो टैक्स लगेगा वो हर जमीन पे नहीं लगेगा। असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ दैट लैंड रेवेन्यू, और क्या मामला, जो जिन्होंने उस रेवेन्यू को असेस करना है, कलेक्ट करना है, उनकी अपॉइंटमेंट एंड फंक्शनिंग, कौन क्या काम करेगा, कौन कैसे काम करेगा, उनकी फंक्शनल और ऑल मैटर रिलेटेड टू लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन और लैंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन की हर तरह को जो डील करना है उस सबको ये जो लॉ है, ये जो एक्ट है, ये डील करेगा। बात समझ आ गई? नंबर 1, सबसे पहले शॉर्ट टाइटल क्या है इसका, कब इनेक्ट हुआ, कितने सेक्शन है, कितने चैप्टर्स हैं, कहां तक एक्सटेंड होता है और इसका स्कोप क्या है, ये कहां, इसका असल में रैशनल क्या है, तो वो हमने डिस्कस कर लिया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, एमसीक्यूज आपसे पूछ लूं मैं, अभी आपके टेस्ट ले लेता हूं। लैंड रेवेन्यू एक्ट फॉर द सेक ऑफ रिकॉर्ड्स ऑफ राइट डील्स विद ऑप्शन ए एग्रीकल्चर लैंड, कमर्शियल लैंड, नॉन एग्रीकल्चर लैंड, ऑल ऑफ अबव। तो आप क्या, आपका क्या ऑप्शन होगा, राइट ऑप्शन क्या होगा? ठीक है, मतलब जागते पे हुआ है। ठीक है जी, ठीक है, सही है। चलें चलें जी, आगे चलें। तहसीलदारों आगे चलें। तहसीलदारों अगली बात ये है कि जी बिल्कुल सही सही। टाइम खत्म। जस्ट मैंने एक चीज यहाँ पे आपको बेसिकली और बतानी थी, मैं जस्ट एक लेट मी हैव जी। इसका जो सेक्शन 2 है, पहले सेक्शन में तो टाइटल आ गया, एक्सटेंड आ गई, ठीक है। इसका जो टाइटल, इसका सेक्शन 2 है, उसमें क्या बताया गया है कि कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिनको आप इसमें से निकाल सकते हैं। सेक्शन 2 जो है वो इस चीज को बताता है कि कौन कौन सी ऐसी जमीनें हैं जिनको आप, मतलब ये जिनको लैंड रेवेन्यू एक्ट की प्रोविजन से, लैंड रेवेन्यू एक्ट के स्कोप से आप निकाल सकते हैं। द सेक्शन 2 विल बी रिलेटेड टू दैट। सेक्शन 3 it also deals with the lands की exclusion from। हाँ, अच्छा, अब इसमें दो चीजें आपने, जब हमने ये लैंड रेवेन्यू पढ़ना है, हमने ये देखना है कि हमने अपने प्रिपरेशन करनी है इम्तिहान के लिए। मैंने ऐसे ऐसे लॉ ग्रेजुएट देखे हैं जो कि जिनका लैंड रेवेन्यू फेल हो जाता है। उसकी वजह ये है कि इसको आपने एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू से तैयार करना है। हमने इसके ऊपर बहस वो वैसा नहीं करना। हाँ, जब हमारा पास हो जाता है रिटर्न एग्जाम, तब हम इसके ऊपर रैशनल की तरफ जाते हैं, थोड़ा डिटेल्स में जाते हैं, कमेंट्रीज पे जाते हैं। अभी जितना कम आसान, जितना टू द पॉइंट, दैट वुड बी रियली है ना, वो अच्छा होगा, रिटेन करना आसान। जो तीसरा है ना जी, तीसरा है जी एक्सक्लूजन ऑफ सर्टन लैंड फ्रॉम द ऑपरेशन ऑफ दैट एक्ट। कोई ऐसी लैंड जिसको आप इस लैंड एक्ट से निकालना चाहते हैं, उसके लिए
उसने ये दिया है कि ये तमाम जमीनों पर लागू होगा लैंड रेवेन्यू एक्ट फॉर द सेक ऑफ कलेक्शन ऑफ लैंड रेवेन्यू। किसमें? अलावा अजे, अलावा अजे, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट करके लिख लें, ऑल लैंड्स पे अप्लाई होगा, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट किस पे? एक्सेप्ट द साइट ऑफ टाउन और विलेज, टाउन और विलेज दैट इज नॉट असेस्ड फॉर लैंड रेवेन्यू। विलेज की टाउन हो, विलेज की जमीन हो गई टाउन की, तो ऐसी जमीन ऑब्वियसली जो कि एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट वाली लैंड नहीं है या एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो कोई भी काम है उससे रिलेटेड नहीं है, तो आप क्या करेंगे जी? उसको एक्सक्लूड कर सकते हैं। अब इसको एक्सक्लूड क्यों करेगा, कौन करेगा? ये सवाल है कि इसको एक्सक्लूड कौन करेगा, कौन करेगा? कलेक्टर, लफ्ज लिख लें कलेक्टर। अब ये आगे जाके आप पढ़ेंगे कि ये कलेक्टर क्या है, डिप्टी कलेक्टर क्या है, असिस्टेंट कमिश्नर क्या है। तो एक सवाल आएगा आपको कि हु इज एम्पावर्ड टू एक्सक्लूड एनी लैंड फ्रॉम द असेसमेंट ऑफ लैंड रेवेन्यू, तो दैट वुड बी कलेक्टर। ठीक होगी बात? अच्छा जी, अब इसमें पंजाब ने एक अमेंडमेंट की थी, पंजाब ने एक अमेंडमेंट की इसमें। पंजाब कहता है, पंजाब का प्रोविंस कहता है कि ऐसी लैंड्स को एक्सक्लूड करना है जिसको नोटिफाई किया होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने। कलेक्टर नहीं करेगा बल्कि कौन करेगा? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। हर सूबे ने फिर अपना अपना अमेंडमेंट्स की ना अपने अपने इसको एडजस्ट करने के लिए। अब एक और बात है, यहाँ पे लैंड का, इस पूरे एक्ट में लैंड को डिफाइन नहीं किया गया कि व्हाट इज लैंड, लैंड को डिफाइन नहीं किया गया। तो हाउ विल यू डिफाइन लैंड? तो उसके लिए लैंड को डिफाइन करने के लिए ना एक जेनेरिक डेफिनेशन ली गई है लैंड रिफॉर्म्स रेगुलेशन से। लैंड रिफॉर्म रेगुलेशन 1972 से एक जेनेरिक डेफिनेशन ली गई जिसका तहत कमोबेश ऐसा ही मतलब बनता है कि ऐसी साइट जो कि रिहायशी इलाका नहीं है वो लैंड रेवेन्यू एक्ट के अंदर कवर होती है अगर उस या उसका ताल्लुक डायरेक्टली एग्रीकल्चर या उसकी किसी बायो प्रोडक्ट के साथ ना हो। एग्रीकल्चर तो हो गया खेती करना, लेकिन अगर कोई चरागाह है उस पर भी लैंड रेवेन्यू है, ठीक है। अगर कोई बाग है उसके ऊपर भी लैंड रेवेन्यू है, अगर कोई फार्म है उसके ऊपर भी लैंड है। तो उसके लिए क्या है कि एक्सक्लूड वो होगा जो कि एग्रीकल्चर से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक ना हो और वो रिहायशी जमीन वगैरह हो। इसके बाद हमने जाना है जी, आगे लिखे जनाब इसका सेक्शन 4 बड़ा इंपॉर्टेंट है। इस सेक्शन को पढ़ना समझना इट इज क्वाइट इंपॉर्टेंट। सेक्शन 4, और ये बहुत दफा सवाल आपको नजर आएगा प्रैक्टिस टेस्ट में भी और पास पेपर्स में भी कहेंगे कि सेक्शन 4 किसके साथ डील करता है? डेफिनेशंस। अब जो भी दुनिया भर की लेजिस्लेशन होती है उसमें डेफिनेशन दी जाती है कि जी अगर लॉ के अंदर लफ्ज लिखा आएगा फॉर एग्जांपल कमिश्नर, उससे क्या मुराद होगी? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू लिखा आएगा उससे क्या मुराद होगी? डेफिनेशन, क्योंकि लीगल डॉक्यूमेंट के अंदर ए बी सी हर चीज का एक मकसद होता है, हर चीज का एक मतलब होता है। तो अगर वहां पर आप कहीं पर जाके एक्ट के अंदर आपने देखना हो कि यहाँ पर जी वैसे तो इंग्लिश में जनरली मतलब एक वर्ड का लाइक कमीशन का मतलब कुछ भी बनता है, लेकिन लॉ की डेफिनेशन में उसका मतलब वही होगा जो एक्ट के अंदर डिफाइन किया गया है, लॉ के अंदर जो डिफाइन किया है। तो सबसे पहले तो जनाब लॉ कहता है जी हमारा, कहता है जी डेफिनेशन ये है नंबर 1 एग्रीकल्चर ईयर, लिखे अपने पास जमीनी साल, सॉरी जरी साल, एग्री ईयर। तो कहते हैं जहां भी एग्री ईयर लिखा होगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा फर्स्ट डे ऑफ जुलाई, यानी कि जो एग्रीकल्चर ईयर है वो जुलाई के फर्स्ट डे को स्टार्ट होगा, फिर खत्म कब होगा?
30 जून को खत्म होगा, क्योंकि जुलाई 1 जुलाई में तो अगला एग्रीकल्चर ईयर शुरू हो जाएगा। तो 1 डे ऑफ जुलाई से लेके 30 जून तक जो है वो एक जरी साल कहलाएगा। अच्छा, इसके अलावा उन्होंने एक्सेम्पशन भी दी है कि या ऐसा कोई भी तारीख जिससे शुरू होगा जिसको नोटिफाई किया होगा बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ने उसको नोटिफाई किया हो, वो वाला मतलब अगर फॉर एग्जांपल के कुछ एरियाज ऐसे हैं जहां पे फसलों का सीजन ही नहीं है इस ईयर में, तो वहां पे बोर्ड ऑफ रेवेन्यू जो है वो डिफरेंटली उसको ट्रीट कर सकता है। उसके बाद सर, इसके बाद अगली जो क्लॉज है, अगला जो जो डिफाइन है वो है एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। एरियर्स, बकाया जात, एरियर्स ऑफ लैंड। एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू ये है कि जमीन के ऊपर जो जरी टैक्स लगा, रेवेन्यू टैक्स लगा, जब वो उस तारीख के बाद पेएबल रह जाए, जब उसको पेएबल नहीं रहना चाहिए था ड्यू डेट के बाद, उसको आप क्या कहेंगे, एरियर्स ऑफ, हाँ जी, एरियर्स ऑफ लैंड रेवेन्यू। अगली बात है जी, अगला लफ्ज है असेसमेंट सर्कल। अगली डेफिनेशन है असेसमेंट सर्कल। अब सबसे पहले आप जहन में रखें कि असेसमेंट का मतलब है कि किसी चीज के बारे में असेस करना, वैसे तो वैल्यू जजमेंट होता है उसका, लेकिन असेसमेंट यहाँ पे लैंड रेवेन्यू के अंदाजा लगाना कि यहाँ पर लैंड रेवेन्यू की शरह क्या होगी, यहाँ पर कितना लैंड रेवेन्यू इकट्ठा होगा, कितना लैंड रेवेन्यू लिया जाएगा। तो असेसमेंट कौन करते हैं, रेवेन्यू ऑफिसर्स करते हैं। तो इसका मतलब ये है इस टर्म का, ग्रुप ऑफ स्टेट्स, ठीक है, दोज आर होमोजेनियस, कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है, अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू ये तो नहीं कर सकता ना, ये रेवेन्यू ऑफिसर के ये बंदा है, इसकी 2 एकड़ जमीन है, पहले इसकी असेसमेंट करें, फिर इसकी 4 एकड़ जमीन है, इसकी असेसमेंट करें, इसकी 5 एकड़ जमीन है। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कहता है कि जी ऐसा स्टेट्स का सर्कल, सर्कल ऑफ स्टेट्स जो होमोजेनियस है, एक ही तरह का पानी लगता है उनको, एक ही तरह की सॉइल है, एक ही तरह की फसलें होती हैं, एक ही तरह का एग्रीकल्चर ईयर है, तो उसको असेसमेंट सर्कल डिक्लेयर करके वो एक ही शरह का लैंड रेवेन्यू फिक्स कर देता है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उन्होंने अपने कुछ कैटेगरीज हैं कि इस जमीन पर इतना लगेगा, इस जमीन पर इतना लगेगा, अगर कोई अगर कैनाल से शराब हो रही है उसके ऊपर ज्यादा होता है, बारिश से जो होती है उसके ऊपर कम होता है, तो दैट सॉर्ट ऑफ, ठीक है, इसको बोलेंगे असेसमेंट सर्कल। तो ग्रुप ऑफ स्टेट्स जो कि होमोजीनियस है एक तरह, ठीक है जी। फिर उसके बाद डिफाइन किया गया है जी हाँ, 2 इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं जो आपने समझनी है। नंबर 1 लैंड लॉर्ड, ये बड़ी टेक्निकल टर्म्स हैं और इसको आपका समझना जरूरी है। लैंड लॉर्ड और लैंड ओनर, राइट। अब मैं लैंड लॉर्ड की डेफिनेशन पढ़ रहा हूं आपके साथ। अ पर्सन under whom a tenant holds a land, a person जिसके अंडर एक टेनेंट, मजारा, जो उसकी जमीन काश्त कर रहा है और लैंड लॉर्ड को कुछ रेंट दे रहा है, किराया दे रहा है, ठेका दे रहा है, ऐसा शख्स जिसके अंडर कोई शख्स जो है वो क्या दे रहा है, रेंट ली हुई है, टेनेंट है, would liable to pay rent for the land and shall exclude a leasee of such person and the predecessors and successors in interest of such person। कहता है कि लैंडलॉर्ड वो शख्स होगा जिसके अंदर पेजेंट जो है उसको टेनेंट जो है एक उसका है, मुजारा है, जो उसकी जमीन काश्त करता है, ठेका देता है उसको, लेकिन इसके अंदर ऐसा शख्स शामिल नहीं होगा जिसने जिसने कहाँ थे हम,
हाँ, इसके अंदर वो शख्स भी, इसके अंदर वो जमीन भी शामिल है जिसमें टेनेंट नहीं है लेकिन उसने लंबे अरसे के लिए लीज दी हुई है, वो शख्स भी लैंडलॉर्ड है जिसने अपनी जमीन को लीज दे दिया है। टेनेंसी थोड़े अरसे के लिए होती है मजारा पर, और लंबे अरसे के लिए देने तो वो लीज दी। तो ये शख्स लैंडलॉर्ड जो है ना, ये लैंड रेवेन्यू पे करेगा। और लैंड ओनर कौन है जी? लैंड ओनर वो है जनाब टू होम अ होल्डिंग हैज बीन ट्रांसफर्ड और स्टेट or holding has been let to form under this act for the recovery of an area of land revenue of a sum recoverable as such as area and any other person who is in position of state and share but does not include a tenant। वो कहते हैं लैंड लॉर्ड तो है जमीन का मालिक, ठीक है, लेकिन जो लैंड ऑनर है ना, ये लाजमी नहीं है कि मालिक हो, बल्कि ये वो शख्स होगा जिसको गवर्नमेंट ने एक लैंड दे दी है कि जी इस लैंड के ऊपर इतना लैंड रेवेन्यू बनता था, ये बंदा डिफॉल्ट कर गया, हम इसकी लैंड इतने अरसे के लिए जब्त करके मुख्तलिफ लोगों को दे रहे हैं कि ये इतने अरसे में ये लैंड रेवेन्यू कलेक्शन करके हमें दे और इसका डिफॉल्ट खत्म हो जाए। ठीक है, मतलब जो हमने पैसे लेने हैं किसी शख्स से, उसका उससे रिकवरी कर रहे हैं, रिकवरी उससे नहीं कर रहे बल्कि उसकी लैंड किसी और को देते हैं कि तुम कास्ट करो और इसका जो रेंट है गवर्नमेंट को पे करो, ताकि उसकी उससे जो रेवेन्यू लेना है वो हमारे पास रिकवर होता जाए। दैट पर्सन इज लैंड ओनर। लेकिन इसके अंदर वो कहता है कि ऐसा शख्स टेनेंट नहीं होगा, ये मजारा नहीं होगा कि मजारे को आप समझेंगे वो लैंड ओनर होगा, वो नहीं। ठीक है, दो जो है वो डिफरेंसेस वी हैव सीन। अब स्टेट लफ्ज है स्टेट, दो चीजों को गौर करें। स्टेट डेफिनेशंस आर वेरी मच इंपॉर्टेंट। जब डेफिनेशंस हो जाती हैं रेवेन्यू एक्ट समझ ले आधा हो जाता है। एक है होल्डिंग, ठीक है। अब स्टेट क्या है, वो कहते हैं जी लैंड रेवेन्यू डिफाइन करता है any area for which a separate record of rights has been made। ऐसा कोई भी एरिया जिसका अलहदा से हक्के मलकियत जो है वो मेंटेन किया गया है। और होल्डिंग क्या है फिर जी? a share or portion of an estate held by one landowner or jointly two or more landowners। मिसाल के तौर पर ये एक देहात है, सपोज इसके अंदर कई स्टेट्स भी हो सकती है, एक स्टेट भी हो सकती है देहात में। सपोज ये स्टेट है, इसके अंदर मिसाल के तौर पे 10 लोगों का रकबा है। ये ए कहता है ये मेरा है, ये बी का है यहां पर, और कुछ बी का यहां पर है, ये सी का है, ये डी का, इस तरह से। तो ये जो छोटे छोटे हिस्से हैं ये होल्डिंग्स हैं। और होल्डिंग एक बंदे के नाम भी हो सकती है और ज्वाइंटली कई लोगों के नाम भी हो सकती है। मिसाल के तौर पे एक कुछ मतलब एक खानदानी जगह है जो अभी तक उसका वो उसकी सेपरेशन नहीं की गई, उसको ट्रांसफर नहीं किया गया, उसकी इनहेरिटेंस, तो अभी तक वो ज्वाइंटली ऑक्युपाइड है, ज्वाइंटली ओन्ड है, तो वो भी होल्डिंग है। सो स्टेट, हाँ स्टेट अब दूसरों से कैसे मुनफरद होगी? स्टेट को नंबर लगता है, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे कि भाई भाई ऐसे तो पूरा पाकिस्तान ही या पूरा पंजाब ही स्टेट कहला सकता है, ऐसा नहीं होगा। उसको एक अलग नंबर होगा, तो हम देखेंगे खाता नंबर, खतूनी नंबर वगैरह वगैरह। ठीक है, चलो जी ये हो गया। इसके बाद मैंने आपके साथ डिफाइन करना है जनाब, हाँ जी, नेट एसेट। एक लफ्ज लिखें, नेट एसेट। ये लैंड रेवेन्यू के रूल से क्या है? नेट एसेट कहते हैं नेट एसेट जो है एवरेज एनुअल सरप्लस, एनुअल सरप्लस आर को मुनाफा। एवरेज एनुअल मुनाफा कहां से, किस से? कोई स्टेट और होल्डिंग से। ठीक है, क्या होगा वो? आफ्टर डिडक्शन ऑफ ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस, जिसका अंदाजा क्या लगाया जाएगा?
कि उसमें से जितनी प्रोडक्ट आई है उसमें से ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को निकाल लें। अब ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस कौन कौन से होंगे, यानी कि ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस को निकाल के जो मुनाफा होगा उसको आप कहेंगे, क्या कहेंगे, नेट एसेट। वो क्या क्या होंगे ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस? वाटर रेट्स, मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ एरिगेशन। अब ये एमसीक्यूज बन सकता है कि जो ऑर्डिनरी एक्सपेंसेस क्या क्या चीज शामिल है, क्या क्या नहीं है। तो नंबर वन, वाटर रेट्स। नंबर टू, मेंटेनेंस ऑफ मीन्स ऑफ एरिगेशन। मीन्स ऑफ एरिगेशन कौन से होते हैं? कोई खाला है, कोई कैनाल है, कोई बनी वगैरह, बनिया वगैरह है, उन सब की मेंटेनेंस पे जो खर्च होता है। मेंटेनेंस ऑफ एम्बैंकमेंट्स। एम्बैंकमेंट्स खालों की, एम्बैंकमेंट छोटी कैनालों की, अंदर कोई काश्तकारी का निजाम है उसकी, उसके ऊपर जो एक्सपेंसेस होंगे। सप्लाई ऑफ सीड, बीज के ऊपर जो खर्चा होगा। सप्लाई ऑफ मैनोर। इम्प्रूव्ड इम्प्लीमेंटेशन, इम्प्लीमेंट्स ऑफ हस्बेंड्री। अब ये एक्ट के अंदर ना, ये के ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एल तक जो है ना ये दिए गए हैं। ये मैं एक नजर पढ़ रहा हूँ, बाकी आपने डाउनलोड करके इसको लिखना लाजमी है, क्योंकि ये जो है दैट विल, ये इसका एमसीक्यू बन सकता है इसका। अच्छा जी, फोडर, कुछ चारा है उसके ऊपर एक्सपेंसेस। बैड हार्वेस्ट से जो नुकसान हुआ उसको निकाल के। कलेक्शन ऑफ रेंट, मतलब वो एक्सपेंसेस जो आड़ती से पैसे लेने के लिए, ठेका लेने के लिए मजारे से, जो उसका उससे रिकवर करने के लिए ठेका जो एक्सपेंसेस हो गए वो। अच्छा, कोई इंटरेस्ट, कोई लोन लिया उसका इंटरेस्ट, एग्री लोन लिया है, एग्रीकल्चर करने के लिए कोई भी लोन लिया है, कोई भी पैसे लिए हैं, उसके ऊपर जो इंटरेस्ट है वो भी इसमें से निकालेंगे। और वेजेस पेड टू द वर्कर्स, कोई काम करवाया आपने मजदूरों से जमीन के ऊपर, वो जो है वो भी इसमें से निकाल। ठीक है जी। इसके ऊपर आ है जी। उसके बाद है जी सर्वे नंबर। इंपॉर्टेंट है सर्वे नंबर, जिसको आप सर्वे सर्वे नंबर को बोलते हैं खसरा नंबर। ठीक है, खसरा नंबर, ये भी साथ में लिख लें, खसरा नंबर। अ पोर्शन ऑफ लैंड ऑफ विच एरिया इज सेपरेटली entered in इंडक्टिव एज एन इंडक्टिव नंबर। अलहदा से एक फिक्स नंबर दिया जाता है हर लैंड को, उसको बोलते हैं खसरा नंबर। हर लैंड को अलहदा से एक नंबर दिया जाता है। इसकी फिर मैं फॉर्म दिखाऊंगा आपको, और इसके ऊपर जो रजिस्टर है उसके अंदर कि भाई ये एकड़ का खसरा नंबर, इसका खतूनी नंबर से क्या डिफरेंस है। फिलहाल के लिए इतना ही है कि जी सर्वे, और ये भी हमसे कुछ पूछे कि सर्वे नंबर और खसरा नंबर में क्या फर्क है। एक दे आर सेम, डिफरेंट, फिक्स्ड, व्हाटएवर, ये एमसीक्यूज बन सकता है। खेवट, अब दूसरा एक सवाल अभी मेरे जहन में आ रहा था। हाँ, खेवट, जमीन को जो फिक्स नंबर दिया जाता है वो होता है सर्वे नंबर, और खेवट नंबर है मालक का नंबर। मतलब हर ये चेंज होता रहता है, जैसे वो लैंड ट्रांसफर होगी तो वो मालक का नंबर जो है ना वो उसके साथ मैच करने के लिए उसके साथ आगे इंतकाल के वक्त लिख दिया जाएगा, और ये मालिक का नंबर होता है। और उसके बाद उसके नाम से उसके बाद है खतूनी नंबर। तो ये कल्टीवेटर का नंबर होता है जो कल्टीवेशन कर रहा होता है। लाजमी नहीं कि मालिक ही कल्टीवेशन कर रहा होता है, कल्टीवेशन कोई और भी कर सकता है ना। और इसके बाद हम चलते हैं जी। हाँ
हाँ जी, इसके बाद आ जाते हैं जी हम चैप्टर नंबर 2 पर। चैप्टर नंबर 1 हमने देखा, अब चैप्टर नंबर 2, जो मुश्किल काम था वो निकल गया। चलिए जी, चैप्टर नंबर 2 डील्स विद, लिखें जरा, चैप्टर नंबर 2 डील्स विद, चैप्टर नंबर 2 है कहां से कहां तक, ये लिखें 5 और 6, सेक्शन 5 और 6 आर द पार्ट ऑफ चैप्टर नंबर 2। तो पहले चैप्टर के अंदर कितने थे, 1 से 4, उन 1 से 4 का आपने जो सेक्शन है उनकी रिलेटेड किसके हैं ये भी याद कर लेना, ये किसके रिलेटेड है ये भी आपने याद कर लेना। अब 5 कहता है, जो सेक्शन 5 है जो पार्ट 2 का है, कि प्रोविंस टू बी डिवाइडेड इनटू डिवीजन्स, प्रोविंस को डिवीजन्स में डिवाइड करना है, जितना भी प्रोविंस है उसको आप कुछ डिवीजन्स में डिवाइड करेंगे, और फिर डिवीजन को डिस्ट्रिक्ट्स में, यानी कि एक लैंड, पूरा जो मुल्क की जो लैंड रेवेन्यू उसको आप डिवीजन्स और डिस्ट्रिक्ट्स में डिवाइड करेंगे। अब ये सवाल आगा कि नया जिला अगर बनाना है, ये डिवीजन नोटिफाई करनी है, किसका काम है, कौन करेगा, ये बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करेगा। पंजाब के अंदर जो है हाईएस्ट जो अथॉरिटी है लैंड रेवेन्यू की, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, और यही करता है। अच्छा, अब एक डिवीजन में कितने डिस्ट्रिक्ट्स होंगे ये भी ये बताता है, 2 या 2 से ज्यादा, 2 या 2 से ज्यादा डिस्ट्रिक्ट्स होंगे एक डिवीजन में, और डिवीजन के ऊपर जो रेवेन्यू ऑफिसर होता है उसका नाम होता है कमिश्नर। डिस्ट्रिक्ट पर जो होगा उसको बोल लेंगे कलेक्टर, और जो तहसील पर होगा उसको बोलेंगे असिस्टेंट कमिश्नर। ये पहले असिस्टेंट कलेक्टर भी था, लेकिन पंजाब के अंदर इसको असिस्टेंट कमिश्नर ही कहा जाता है। ठीक है, सो इसके बाद जो छठा है ना, वो जो डील करता है, जो 7वां आर्टिकल है, कि अगर डिस्ट्रिक्ट का नाम चेंज करना है, तहसील का नाम चेंज करना है, उससे रिलेट करता है 6 नंबर, सेक्शन नंबर 6 उसके साथ डील करता है। ठीक है, अब आ जाओ जी चैप्टर 3 में, 15 चैप्टर है, तीसरा 3 पढ़ के आज हम बंद कर दें। थर्ड चैप्टर डील्स विद अपॉइंटमेंट ऑफ एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, अपॉइंटमेंट्स एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। अब रेवेन्यू ऑफिसर्स क्यों तैनात किए जाते हैं, कोई बंदा बताएगा रैशनली मुझे? जितने पर्पस हैं लैंड रेवेन्यू एक्ट के, उन सबको बताने के लिए, सिर्फ कलेक्ट टैक्स नहीं, जितने भी हमने रेवेन्यू के ऊपर पढ़े हैं उस सब को डील करने के लिए रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है, जो स्कोप हमने पढ़ा। तो अगर एक सवाल है वो वाला एक इंटरव्यू सवाल है, हाँ, इम्प्लीमेंटेशन करने के लिए, फैसले करने के लिए, कोई बंदा कहता है कि जी ये तो जमीन मेरी है, उसका फैसला कौन करेगा, रेवेन्यू बोर्ड करेगा। ठीक है ना, तनाज़ा होता है। तो अच्छा, अब इसमें ये जो एक्ट है ना, ये 7 से लेकर इट कम्स गोज अप टिल 18, 7 से 18 जो है पार्ट, वो किसका है, थर्ड का। थर्ड किससे डील करता है, अपॉइंटमेंट एंड पावर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। 7, सेक्शन 7 लिखे, 7 क्लासेस ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो रेवेन्यू ऑफिसर्स की जो क्लासेस है ना, वो 7 आर्टिकल सेक्शन 7 जो है ना वो डील करता है। उसमें बोर्ड ऑफ रेवेन्यू सबसे ऊपर, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के बाद है जी कमिश्नर, कमिश्नर के बाद है जी कलेक्टर, कलेक्टर के बाद है जी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड ए, और 5वें नंबर पर है जी असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड बी। ठीक है,
ये है। अब पंजाब ने जो अपनी अमेंडमेंट की है ना, उन्होंने इसको असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड ए, असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड बी कह रही है। अब वैसे असिस्टेंट कमिश्नर का मतलब अगर कहीं और लिखा जाएगा वो और होगा, यहां पर जो लॉ में है वो कुछ और है, तो हम इसको असिस्टेंट कमिश्नर ग्रेड वन ग्रेड टू ही कहें। अब बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज द हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन इन अ प्रोविंस। इसको हेड कौन करता है? सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, SMBR इसको डील करता है, इसको हेड करता है। इसके साथ और भी मेंबर होते हैं, मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, लेकिन जो उसका हेड होता है उसको बोलते हैं SMBR, सीनियर मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। तो कमिश्नर ये डिवीजन पे हेड करता है, ये डिस्ट्रिक्ट को हेड करता है रेवेन्यू, ये तहसील को हेड करता है, एंड ये जो वाला है ये इसको सपोर्ट करता है असिस्टेंट कलेक्टर। अब इसमें हम देखेंगे कि ये ग्रेड टू के असिस्टेंट कलेक्टर कमिश्नर कौन कौन से हैं। ठीक है जी। अगर ये अब एमसीक्यूज आएगा कि हाईएस्ट अथॉरिटी ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन इन डिवीजन डिस्ट्रिक्ट तहसील, तो ये आपको क्लियर होगा। मैं पंजाब की अमेंडमेंट के ऊपर आ रहा हूँ। पंजाब अमेंडमेंट, हाँ। अब पंजाब ने क्या किया है, असिस्टेंट कमिश्नर और असिस्टेंट कमिश्नर के नीचे, ये इसको असिस्टेंट कमिश्नर कहा यहां पर एसी, एसी के नीचे उन्होंने दो क्लासें और लगा दी, असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड वन एंड असिस्टेंट कलेक्टर ऑफ ग्रेड टू। ये जो ग्रेड वन होगा ही विल बी तहसीलदार, और ग्रेड बी होगा नायब तहसीलदार। ये भी आप अपने साथ लिख लिया। ठीक है। अब 8 नंबर डील करता है, जो 8 नंबर है वो है अपॉइंटमेंट ऑफ, पहला 7 किसको डील कर रहा था? क्लासेस को। 8 किसको डील कर रहा है? अपॉइंटमेंट ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। तो वो अपॉइंटमेंट ऑफ कमिश्नर्स एंड कलेक्टर्स, तो उसमें लिखा हुआ है कि जी गवर्नमेंट जो है ना वो अपॉइंट करेगी एक डिवीजन के लिए एक कमिश्नर और एक डिस्ट्रिक्ट के लिए एक कलेक्टर, दैट्स इट। 9 नंबर पर एडिशनल कमिश्नर एंड एडिशनल कलेक्टर्स, तो ये भी आपने देखा होगा, सुना होगा कभी आपने, कभी के जी एडिशनल डीसी, ADCR। तो कमिश्नर की मसरूफियात या उसकी हेल्प को मद्देनजर रखते हुए गवर्नमेंट अगर चाहे तो हर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल कमिश्नर लगा सकती, हर डिवीजन में एडिशनल कमिश्नर लगा सकती है, और हर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिप्टी कलेक्टर लगा सकते। कलेक्टर बोला जाता है उसको इस जुबान में, डीसी से हम वैसे कहते हैं कलेक्टर। तो उसका काम क्या होगा? उसका काम यही होगा, उसको हेल्प करना। जहां कलेक्टर और कमिश्नर समझेगा कि ये अथॉरिटी तुम यूज करो मेरे नाम पर या मेरी तरफ से, तो वो उसको सुपरवाइज करेगा और उसको जो है ना वो उसकी पावर्स को इस्तेमाल करेगा। 9, ये हम 9 कर गए जी, 9 हो गया। उसके बाद आ गए जी 10, दैट डील्स विद असिस्टेंट कलेक्टर्स। ठीक है, असिस्टेंट कमिश्नर्स के साथ इसका ताल्लुक, इसको कोई ज्यादा मतलब वो पढ़ने की जरूरत नहीं है फिर बस इससे। और 11 का ताल्लुक तहसीलदार के लिए। तहसीलदार की डेफिनेशन जरूर लिखें। पंजाब कहता है, पंजाब के अंदर जो तहसीलदार की डेफिनेशन है, द चीफ ऑफिसर, लिख लें, द चीफ ऑफिसर इंटरेस्टेड विद लोकल रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ तहसील शैल बी कॉल्ड तहसीलदार। मेन मतलब वो जो एक असिस्टेंट कलेक्टर है वो
एसी है एक वक्त का, वो और भी बहुत सारे काम कर रहा है, राइट। वो लॉ एंड ऑर्डर को भी देख रहा है, वो एजुकेशन को भी देख रहा है, वो रिपोर्टिंग ऑफिसर भी है गवर्नमेंट का। लेकिन जो तहसीलदार, उसका एक ही काम है, वो रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है। तो एक तहसील के ऊपर जो चीफ रेवेन्यू ऑफिसर है, एडमिनिस्ट्रेटर है, वो तहसीलदार है, ठीक है, जो कि तैयारी कर रहे हैं लोग बनने के लिए। 12 13 डील करता है उसको। हाँ, 12 डील करता है कि जो भी अपॉइंटमेंट होगी वो नोटिफिकेशन के जरिए होगी। ईच अपॉइंटमेंट विल बी मेड थ्रू नोटिफिकेशन। 13 डील करता है जी कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स। कंट्रोल ऑफ रेवेन्यू ऑफिसर्स, इसका कहना ये है कि जो चेन ऑफ कंट्रोल है वो हायरार्की में होगी। सबसे ऊपर कौन है? बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को तमाम लोग जवाब दें। उसके बाद जो कमिश्नर है, उसके नीचे जितने भी लोग हैं वो सारे उसके कंट्रोल में होंगे, हायरार्की वाइज, इसी तरह इसी तरह इसी तरह इसी तरह। और फिर नीचे पटवारी तक आ जाएगा। पटवारी, कानूनगो, नायब तहसीलदार, तहसीलदार, एसी, कलेक्टर और कमिश्नर एंड मेंबर ऑफ सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, ठीक है। तो ये कहता है जी 13 नंबर। 14 नंबर कहता है जी पावर टू डिस्ट्रीब्यूट बिजनेस एंड विथड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। 14 नंबर देख लें उसको। पावर टू डिस्ट्रीब्यूट एंड विथड्रॉ एंड ट्रांसफर केसेस। ये कहता है जी कि बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, द बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज एम्पावर्ड, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इज एम्पावर्ड क्या करने के लिए? टू डिस्ट्रीब्यूट, विथड्रॉ और डिस्पेंस ऑफ, मतलब कोई भी केसेस है रेवेन्यू के, वो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू अपनी मर्जी से शिफ्ट कर सकता है किसी भी डिस्ट्रिक्ट के, किसी भी तरह के, कि ये इधर से इधर, इधर से इधर, या जो भी, मतलब वट एवर, इस मामले में वो एम्पावर्ड है बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। बाकी इसमें नथिंग इंपॉर्टेंट। टाइम कितना हो गया? घंटा हो गया। ये मतलब रेवेन्यू पे टाइम लगेगा। चलिए 3 चैप्टर रिवाइज करते हैं फौरन। नंबर 1, सबसे पहले जवाब देते जाओ जरा चैट के अंदर। नंबर 1, जी पीडीएफ आपको आज दे देते हैं, ये नेट से डाउनलोड कर सकते हैं, पीडीएफ देना है। अच्छा, अब क्या है? नंबर 1 कब हुआ है नेट? देना शुरू करो जवाब जरा। डेट दसो ना, डेट। हाँ, अच्छा, टोटल सेक्शंस कितने हैं? टोटल सेक्शंस, यहाँ पे तो वकील भी मौजूद है यार। पार्ट्स कितने हैं? एक और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन लिखो, स्केड्यूल कितने हैं? ये आपको मैंने नहीं पढ़ाया, ये आपने मुझे बताना है, ला के ग्रुप में बताना। ये जब आप नोट्स, जिसने अच्छा साफ लिखा है वो मेरे साथ नोट, ताकि दूसरों को भी फायदा हो। अच्छा चलो, उसके बाद ये है कि जी पहला चैप्टर कितने सेक्शंस हैं? टाइटल के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है? हाँ, तो टाइटल के साथ कौन सा सेक्शन डील करता है? 1। और डेफिनेशंस के साथ? स्टेट बड़ी होती है कि होल्डिंग बड़ी होती है? ठीक है। खसरा नंबर is also called, गुड, शाबाश, जबरदस्त।
highest member of board of highest position on in land revenue in province. अगर इदारा पूछा जाए तो वो लैंड रेवेन्यू होगा, ठीक है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू होगा, और अगर पोजीशन पूछी जाए तो वो सीनियर मेंबर ऑफ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू। उनकी हायरार्की बनाओ जरा। बोर्ड रेवेन्यू कमिश्नर, डीसी किसी ने किया ना तो मैं उन्होंने क्लास पढ़ देना है। कलेक्टर, हाँ गुड। उसके बाद असिस्टेंट कमिश्नर और तहसीलदार। ये बताओ कि तहसीलदार कौन से ग्रेड का कलेक्टर होता है? असिस्टेंट कलेक्टर होता है। और 16 नहीं, 16 तो उसका स्केल होता है, हाँ ग्रेड ए का। और नायब तहसीलदार ग्रेड 2 का, पंजाब की नौयत से। वैसे वो ए का होता है, ठीक है, उसमें पंजाब में अब उसको ए का असिस्टेंट कलेक्टर ग्रेड ए पंजाब में, यस। और बी का होता है वो जो नायब तहसीलदार। अच्छा, अगर नया डिस्ट्रिक्ट बनाना है कौन देगा उसकी ऑथराइजेशन? यस। और मुझे ये बताओ कि चैप्टर 3 जो हमने पढ़ा है वो किस सेक्शन से किस सेक्शन तक जाता है? बस दैट्स इट। चलो जी, मौजे मार। अब आपको सवाल है तो कोई बता देगा। 14 नहीं यार, 18। रिकॉर्डिंग व्हाट्सएप ग्रुप यार। ये अच्छा, ये मैं ये बता दूं अगर कोई शेयर करना चाहे तो, वो ये है कि हमारा जो बैच 1 है वो कल से स्टार्ट हो रहा है। और हाँ, ऑर्डिनेंस और एक्ट में डिफरेंस ये होता है बच्चे कि ऑर्डिनेंस जो होता है इसमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये प्रोविजन रखी है कि अगर असेंबली जो है वो सेशन में नहीं है, पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, तो फॉर टाइम बीइंग आप प्रेसिडेंट या गवर्नर, प्रेसिडेंट मुल्क में और गवर्नर सूबे में एक पीस ऑफ लेजिस्लेशन को एग्जेक्टिव ऑर्डर के जरिए जारी कर देता है जो उसका हक है। तो वो 90 दिन और 120 दिन, सूबे के मामले में 90 दिन, मुल्क के मामले में 120 दिन। मैं बताता हूँ सारे आप। तो वो नोटिफाई कर देते हैं जब, अगर वो एक दफा उसको एक्सटेंड भी किया जा सकता है। अब अगर इस दौरान में वो पार्लियामेंट ये कर देती है, उसको अप्रूव कर देती है, तो वो एक्ट बन जाएगा। अगर नहीं तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है जी, स्लो पढ़ा लेंगे। ये सब्जेक्ट मैं ही पढ़ाऊंगा जी, मैं पढ़ाऊंगा। बता देंगे ऐसे का कुछ यार, ऐसे के ऊपर कर लगते हैं क्लास। आप बस 2 महीने में तैयारी करो यार, बस जी। यार मैं ही आपको पढ़ाऊंगा मोस्टली। छोड़ो तुसी, आपको जो है वो इंशाल्लाह जीके पढ़ा लेंगे यार। जीके का क्या टाइमिंग बताते हैं? 3 करेंगे हम, टाइमिंग बताते हैं। अच्छा, इसमें हमारा कोई 70 का बैच जो है वो कल से शुरू हो रहा है, और उसमें तो हम मजीद लोगों को नहीं ले रहे। हाँ, उसके बाद मंडे अगर कोई स्टूडेंट्स आते हैं मजीद, तो मंडे से हम नया बैच शुरू करेंगे, उसमें आप लोग हो सकते हैं एनरोल। टाइमिंग जो है वो इंशाल्लाह ये ऐसे रखेंगे कि जो नमाज वगैरह का इशू ना हो दरमियान में। और कुछ दिन जो उर्दू के हवाले से और इंग्लिश ऐसे के हवाले से हमारी पहले 2 हफ्ते तो स्ट्रक्चर के ऊपर और कंटेंट के ऊपर क्लासें होंगी। फिर मेरा तरीकाकार ये होगा कि आप लोग लिख के लाएंगे, मैं आप लोगों में से किसी का उठाऊंगा और उसकी जो अगलात हैं या उसके अंदर जो मिस्टेक्स हैं वो आपके सामने रिमूव होंगी। तो वो मैं आपके लिए ये करूंगा कि सुबह के वक्त भी हम कुछ दिन क्लास रखेंगे, मॉर्निंग में ऐसे भी, ठीक है।
तो ऐसे के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आपकी प्रैक्टिस होगी जितनी, क्योंकि इट इज ऑल अबाउट योर स्किल, ठीक है। और ये नहीं रोज नहीं होगी, वो वैसे ही कभी वीकेंड पे जब जरा प्रैक्टिस के लिए हमें लंबा टाइम चाहिए होता है। यस यस ऑब्वियसली वो ये नहीं होगा कि वो कोई पढ़ाई वाली, वो एक डिस्कशन क्लासेस या जिसमें आप कह लो कि प्रैक्टिस क्लासेस, वो भी बहुत मॉर्निंग में, इतना मॉर्निंग नहीं। देखो कि इसमें चंद चीजें तो सबको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी। अगर आपने Recording stopped. अच्छा, इसमें चंद चीजें तो आपको सेक्रीफाइस करनी पड़ेंगी अगर हिम्मत के साथ आए हैं ना। नींद शीन कभी कुर्बान जो है